आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे एक सुपर हीरो फिल्म ने जो कि थी आयरन मैन 1 उसने मार्वल की दशा ही चेंज कर दी। मार्वल जो कि एक टाइम पर बंद होने वाला था, उसके सभी सुपर हीरोज बिकने वाले थे, उस चीज को बचाया है आयरन मैन नाम की फिल्म ने और रॉबर्ट डाउनी जूनियर नाम के एक्टर ने। कैसे ये फिल्म दरअसल कभी बन ही नहीं सकती थी और कैसे खुद मार्वल भी नहीं चाहता था कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन के कैरेक्टर को प्ले करे, और कैसे आयरन मैन के डायरेक्टर जॉन फेवरो ने कह दिया था कि अगर रॉबर्ट डाउनी जूनियर इस कैरेक्टर को प्ले नहीं करेगा तब मैं भी इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं करूंगा। अगर तुम चाहते हो कि आयरन मैन फिल्म बने तो तुम्हें आरडीजे को लेना पड़ेगा एज द मेन एक्टर प्लेइंग आयरन मैन। कैसे मार्वल ने अपने 10 कैरेक्टर्स को दांव पर लगा दिया था, जिसके अंदर नाम आता है कैप्टन अमेरिका का, थॉर का, एंट मैन का। इन सभी कैरेक्टर्स के राइट्स मार्वल खो देता अगर आयरन मैन फिल्म सक्सेसफुल नहीं होती। ये कहानी है मार्वल के जीरो से सुपर हीरो बनने और बनाने तक के सफर की। कैसे मार्वल ने हमें इतनी सारी बेहतरीन कहानियां दी, कैसे मार्वल ने हमें इतने बेहतरीन पल दिए, और कैसे मार्वल आज उस जगह पर है जहां पर वो है। सो विदाउट हैविंग एनी कंजप्शन ऑफ टाइम, लेट अस बिगिन। तो ये बात है उस टाइम की जब मार्वल लिटरली बैंकरप्ट हो चुका था। मार्वल के पास जितने बढ़िया सुपर हीरोज थे उसमें से बहुत सारे सुपर हीरोज वो लोग दूसरे स्टूडियोज को बेच चुके थे। इससे मेरा मतलब ये है कि उन सुपर हीरोज से रिलेटेड अगर कोई भी फिल्म बनती तो सिर्फ वही स्टूडियोज बना सकते थे। जैसे सोनी को उन लोगों ने स्पाइडरमैन बेच दिया, फॉक्स को उन लोगों ने एक्समैन बेच दिए, ऐसे ही उन लोगों ने बहुत सारे अपने सुपर हीरोज इधर उधर बेच दिए, जिसके बाद उनके पास मात्र कुछ सुपर हीरोज बचे थे और उन कुछ बचे सुपर हीरोज में से एक नाम आयरन मैन का भी था। अब आयरन मैन के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं अगर, तो आयरन मैन वॉज नॉट दैट पॉपुलर। यानी कि अभी तो आयरन मैन इज लाइक यहाँ पर बिल्कुल नेक्स्ट लेवल, लेकिन उस टाइम पर आयरन मैन इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। अब मार्वल का जो भविष्य था वो बहुत ही ज़्यादा अंधकार में था। उनका कॉमिक बुक वाला बिजनेस चल नहीं रहा था और उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो इस कंडीशन तक कैसे आए इसके पीछे तो एक अलग पूरी कहानी है, लेकिन अगर मैं थोड़े सरल शब्दों में बताना चाहूँ तो मार्वल की जो कॉमिक बुक सेल्स थी वो बहुत ही ज़्यादा गिर चुकी थी, जिसके कारण उनको ऐसे दिन देखने पड़ रहे थे। अब इस पोजीशन पर खड़ा होकर के मार्वल एक डिसीजन लेता है और वो एक जुआ खेलते हैं, और वो जुआ वो ऐसे खेलते हैं कि वो सोचते हैं एक सुपर हीरो फिल्म बनाने की। अब उनके पास यूं तो बहुत सारे सुपर हीरोज बचे हुए थे अभी भी जिनके ऊपर वो फिल्म बना सकते थे, बट उन्होंने डिसाइड किया कि वो चूज़ करेंगे आयरन मैन को। नाउ ये अपने आप में कितना बड़ा रिस्क है इसके बारे में आप ऐसे सोच सकते हैं कि आयरन मैन वॉज अ टियर 2 सुपर हीरो, आयरन मैन वॉज नॉट दैट पॉपुलर एंड कोई ज़्यादा क्रेज था नहीं आयरन मैन का। आप यूँ समझ लीजिए कि अभी जितने एक्साइटेड लोग गमोरा की एक सेपरेट मूवी देखने के लिए हैं उतने ही ज़्यादा एक्साइटेड थे लोग आयरन मैन की एक मूवी देखने के लिए। लेकिन मार्वल डिसाइड करता है कि नहीं, वो लोग अगर मूवी बनाएंगे तो आयरन मैन के ऊपर ही बनाएंगे। अब इस पॉइंट से शुरुआत होती है प्रॉब्लम्स की। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि जितने भी स्क्रिप्ट राइटर्स थे वो सभी लिख नहीं पा रहे थे कुछ भी अच्छा। अगर कोई भी कॉमिक बुक से रिलेटेड सुपर हीरो की फिल्म बन रही है तो सबसे पहले उसकी स्क्रिप्ट तो लिखनी पड़ेगी। अब स्क्रिप्ट लिखने के लिए आप क्या करोगे, आप जो उसका सोर्स मटेरियल उसको पढ़ना चाहोगे, लेकिन शेल्व्स में आयरन मैन की कोई ज़्यादा बुक्स अवेलेबल थी ही नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया आयरन मैन उतना पॉपुलर नहीं था, तो मात्र एक बुक जो कि अवेलेबल थी शेल्व्स में वो थी 1979 की डीमन इन द बॉटल। इस कॉमिक बुक की स्टोरी लाइन के अंदर आयरन मैन एक शराबी होता है और ये पूरी स्टोरी लाइन फॉलो करती है उसके शराब के एडिक्शन के ऊपर। अब इससे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो भी लोग पैसा लगाने वाले हैं स्टोरी के अंदर उनको ये तो पता होना चाहिए कि भाई प्रोडक्ट क्या बन के निकलेगा। अब प्रोडक्ट क्या बन के निकलेगा इसके लिए उनको कहानी देखनी पड़ेगी, और कहानी वो देख रहे हैं तो कहानी ऐसी है कि एक शराबी के ऊपर कहानी बना रहे हैं भाई, तो कोई भी पैसे लगाने के लिए तैयार था नहीं, और ना ही जो लिखने वाले थे वो लिख पा रहे थे कुछ, क्योंकि उनके ऊपर कुछ अच्छा लिखने का प्रेशर था। क्योंकि अगर वो कुछ अच्छा नहीं लिखते तो उनको पैसे नहीं मिलने वाले थे वो फिल्म बनाने के लिए, तो उनके ऊपर भी ये प्रेशर था और साथ में मार्वल के ऊपर तो प्रेशर था ही कि अगर ये फिल्म नहीं बनी अच्छी तो वो लुट पड़ जाएंगे पूरे, उनके बिल्कुल ऐसा समझ लो कि वो सड़क पे आ जाएंगे, नंगे हो जाएंगे पूरे, इतनी बुरी हालत थी उनकी। अब उसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम ये थी कि टोनी स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक है, यानी कि जो आयरन मैन है वो स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक है। अब स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक है वो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्क इंडस्ट्रीज का एक डिवीजन है जो कि वेपन्स बनाता है और वेपन्स को बेचता भी है। अब यहाँ पर दिक्कत ये हो गई कि उस टाइम के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो भाई साहब वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले हैलिबर्टन नाम की एक कंपनी के सीईओ थे। अब ये हैलिबर्टन नाम की कंपनी करती क्या थी, ये हैलिबर्टन नाम की कंपनी वेपन्स को बनाती थी और उनको बेचती थी। अब आप लोग कहोगे इससे क्या दिक्कत है, तो हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो तो फेमस ही होगा, और नहीं, दिक्कत यही है जिस टाइम पर मार्वल वाले मूवी का प्लान कर रहे थे उस टाइम पर यूएस की वॉर चल रही थी ईरान और अफगानिस्तान से। अब इस चीज से दिक्कत ये होती है कि वाइस प्रेसिडेंट भाई साहब को मिल रही होती है बहुत दबा के हेट। तो अब जो राइटर्स थे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे,
वो ये सोच रहे थे कि यार ये प्रेसिडेंट भाई साहब के वैसे ही लगे पड़े हैं, अगर हमने गलती से कहानी के अंदर टोनी स्टार्क को टोनी स्टार्क जैसा दिखा दिया तो जब लोग प्रेसिडेंट को इतना हेट कर रहे हैं तो टोनी स्टार्क की तो वो बैंड बजा देंगे। प्रेसिडेंट को तो आप सड़क पर बाहर निकल के गाली नहीं बक सकते हो, पुलिस वाले पेल देंगे आपको, लेकिन टोनी स्टार्क को तो आप गाली बक सकते हो ना, वो तो सुपर हीरो है, वो तो फिक्शनल कैरेक्टर है, उसको वो क्या ही कर लेगा। नुकसान होता है इससे मार्वल को। तो मार्वल वालों की फट गई फिर से कि भाई अब क्या करेंगे, अब तो भाई और लग गए इनके, अब वो क्या करते। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग माहौल हो गया था। लेकिन फिर स्क्रिप्ट राइटर्स थोड़े इंटेलिजेंट थे तो वो लोग कहानी के अंदर बहुत सारे चेंजेस करना चालू करते हैं। सबसे पहला चेंज वो ये करते हैं कि जिस कॉमिक बुक से इस कहानी को लिया जाने वाला था उसके अंदर टोनी स्टार्क वियतनाम वॉर में किडनैप होता है, लेकिन इस कहानी के अंदर वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग उसको अफगानिस्तान के अंदर किडनैप करवाते हैं, फ्रॉम वियतनाम टू 21st सेंचुरी अफगानिस्तान। उसके बाद दूसरा चेंज वो ये करते हैं कि टोनी स्टार्क अपने उस वेपन डिवीजन को शट डाउन कर देता है आफ्टर गोइंग थ्रू द इंसिडेंट इन अफगानिस्तान। जब उसको रियलाइज होता है कि उसके वेपन से कितना ज्यादा मास डिस्ट्रक्शन कॉज हो रहा है और कैसे उसकी कंपनी के द्वारा बनाए गए वेपन्स का बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है। अब खैर चलो ये तो बात हो गई कहानी की, लेकिन फिल्म बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है वो होता है उसका डायरेक्टर। तो केविन फाइगी चाहते थे कि जॉन फेवरियो इस फिल्म को डायरेक्ट करें। ऐसा वो इसलिए चाहते थे कि उनकी 2003 में आई गई फिल्म जिसका नाम था एल्फ वो एक बहुत बड़ी हिट हो गई थी। $33 मिलियन के बजट में बनी हुई वो फिल्म $220 मिलियन कमा चुकी थी। तो उस टाइम पर तो कोई भी स्टूडियो था वो सब पीछे पड़े थे कि जॉन फेवरियो उनकी एक फिल्म डायरेक्ट कर दे। तो जॉन फेवरियो भाई साहब आते हैं, चलो डायरेक्टर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। लेकिन अब यहाँ पर शुरू होती है प्रॉब्लम कैरेक्टर्स की, या फिर मैं इसको और थोड़े सही तरीके से फ्रेज करूं तो अब प्रॉब्लम शुरू होती है एक्टर्स की। आप एक्टिंग किससे करवाने वाले हो। जॉन फेवरियो जब मार्वल के ऑफिस में आए, उन्होंने फिल्म के बारे में बात करनी चालू की तो व्हाइट बोर्ड के ऊपर उन्होंने एक चीज़ लिखी जो कि जब तक फिल्म बनी नहीं तब तक वो चीज़ वैसी की वैसी लिखी हुई थी, और वो था एक शब्द, प्लॉजिबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जिसमें लोग विश्वास करें। तो जॉन फेवरियो भाई साहब का मानना था कि जो भी वो फिल्म बना रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए जिस पे लोग विश्वास कर सकें। प्लॉजिबल का मतलब ही यही होता है कि एक ऐसी चीज़ जिस पे आप विश्वास तो कर लो लेकिन उस चीज़ के होने का कोई प्रॉपर सबूत नहीं है, कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्पाइडरमैन, मकड़ी काट लेगी और उसके बाद आप स्पाइडरमैन बन जाओगे, इसका कोई सबूत है? बल्कि सबूत इस चीज़ का है कि मकड़ी काटने के बाद आपकी बॉडी में दिक्कतें कौन कौन सी हो सकती है, लेकिन फिर भी लोग विश्वास करते हैं, लोग उसकी स्टोरी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, और इसीलिए स्पाइडरमैन की स्टोरी के अंदर प्लॉजिबिलिटी दबा के भरी हुई है। और यही वो रीजन भी है जिसकी वजह से स्पाइडरमैन एक बहुत ही बड़ा सुपर हीरो है। तो मैंने आपको ये प्लॉजिबिलिटी वाली बात क्यों बताई, इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अभी बात करते हैं कि सबसे पहला कैरेक्टर कौन था जिसने कि इस कास्ट को ज्वाइन किया। वो थे हमारे वॉर मशीन भाई साहब। Can you imagine it? War Machine was the first character to be casted in the Iron Man film. इस रोल को प्ले करने के लिए मार्वल ने चूज किया था टेरेंस हावर्ड को। टेरेंस हावर्ड was the big shit that time. मतलब उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्म्स दी थी, कई फिल्में तो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई थी। टेरेंस हावर्ड का करियर उस टाइम पर बहुत ही पीक पर चल रहा था, ऑस्कर के लिए वो नॉमिनेटेड भी थे। तो मार्वल ने सबसे पहले उनको कास्ट किया था और उनको जो पैसे मिल रहे थे इस रोल को करने के लिए वो थे $3.5 मिलियन। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से आयरन मैन 2 के अंदर रोडी का कैरेक्टर चेंज हो जाता है, वॉर मशीन का कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है। और वो कैसे होता है इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। अब भाई ठीक है, कुछ साइड कैरेक्टर्स को उन लोगों ने कास्ट किया, लेकिन मेन कैरेक्टर तो अपना आयरन मैन है ना। तो अब उनके दिमाग में ये था कि अब टोनी स्टार्क का कैरेक्टर कौन प्ले करेगा। तो जॉन फेवरियो के दिमाग में जो नाम था उस टाइम पर वो थे सैम रॉकवेल। लेकिन जॉन फेवरियो के दिमाग में वो नाम सिर्फ तब तक था जब तक वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर से नहीं मिले थे। रॉबर्ट डाउनी जूनियर से मिलने के बाद जब उन्होंने उनकी पूरी कहानी देखी, लाइफ की स्टोरी सुनी, तब उनको समझ आया कि दिस गाय इज द परफेक्ट फिट टू प्ले टोनी स्टार्क। अब ऐसा क्या देख लिया उन्होंने आरडीजे के अंदर। तो आरडीजे जो थे वो एक सब्सटेंस अब्यूजर थे, यानी कि वो बहुत बड़े वाले लेवल के नशेड़ी थे उस टाइम पर। मतलब नॉट उस टाइम पर तो वो रिहैब वगैरह करके सुधर चुके थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने बहुत सारे कांड कर रखे हैं। एक कांड अगर मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बताऊं तो 1996 में उन्होंने सब्सटेंस अब्यूज किया और अपने पड़ोसी के घर में घुस गए, तोड़फोड़ मचाई और एक 11 साल के बच्चे के बेड के बगल में जाकर के सो गए। आप इमेजिन कीजिए कि वहाँ पर अगर वो 11 साल का बच्चा होता तो उसके साथ क्या क्या हो सकता था। ये एक बहुत ही ज़्यादा गलत और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ थी और इसके लिए उनको जेल के भी दर्शन करने पड़े थे। मार्वल वालों का ये मानना था कि चलो ठीक है, हमने अभी तो इससे फिल्म शूट करवा ली अच्छे से, लेकिन क्या हो अगर पोस्ट प्रोडक्शन में जाने के बाद इस बंदे ने ड्रग्स लेकर के वापस से कोई लफड़ा कर दिया, तब क्या होगा? हमारी करी कराई पूरी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा। और ये फिल्म का हिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये फिल्म नहीं चली तो मार्वल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जॉन फेवरियो को पूरा भरोसा था कि आरडीजे इज द बेस्ट चॉइस फॉर आयरन मैन।
तो किसी तरह से जॉन फेवरू बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करके मार्वल को मना लेते हैं कि आप एक बार इसका ऑडिशन लेके देख लो। जॉन फेवरू को पूरा भरोसा था आरडीजे के ऊपर कि वो हो जाएगा सिलेक्ट। तो जॉन फेवरू आरडीजे को कहता है कि भाई ये रही स्क्रिप्ट, तैयारी करो, इसकी ऑडिशन देना है तुम्हें कुछ दिनों में। आरडीजे दिन रात मेहनत करते हैं और उन सीन्स को बाय हार्ट याद करते हैं और आता है फिर ऑडिशन का दिन। अब वैसे तो आरडीजे को अपने पर भरोसा था कि वो बेस्ट गाय है टोनी स्टार्क के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, लेकिन फिर भी ऑडिशन देते टाइम नर्वसनेस तो होती ही है। लेकिन फिर भी किसी तरीके से उस नर्वसनेस के अंदर आरडीजे जाते हैं ऑडिशन देने के लिए। एंड जैसे ही कैमरा रोल होता है, आरडीजे ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि जैसे ही वो कैमरा रोल हुआ उनके मन में जितनी भी नर्वसनेस थी सारी गायब हो गई और एक झटके में उनके मुंह से बिल्कुल फ्लो स्टेट में डायलॉग्स निकलने लगे एंड बिल्कुल उन्होंने आग लगा दी। आप आज भी देख सकते हो, उस ऑडिशन के क्लिप्स इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं। यू वुड नो दैट दिस गाय वॉज बॉर्न टू प्ले दिस कैरेक्टर ऑन स्क्रीन। तो ये ऑडिशन देखने के बाद मार्वल वालों को ऑडिशन बहुत ज़्यादा पसंद आया। उनको लगा कि हाँ भाई ये बंदा प्ले कर सकता है टोनी स्टार्क को ऑन स्क्रीन। लेकिन भाई इतने से बात बनने नहीं वाली है, क्योंकि मार्वल वालों के पास पैसे कुछ है नहीं फिल्म बनाने के लिए। उन्होंने जो सोचा है फिल्म बनाने के लिए उसके लिए उनको अलग अलग जगह से पैसे उठाने हैं। तो जो इन्वेस्टर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको भी ये बात माननी होगी कि हाँ रॉबर्ट डाउनी जूनियर इज दी गाय टू प्ले आयरन मैन। अगर वो लोग मना कर देंगे तो नहीं प्ले कर सकता है वो। तो ठीक है भाई, इन्वेस्टर के पास जाता है मार्वल और बोलता है कि भाई ये ऐसी सी बात है, हम लोग सोच रहे हैं कि आरडीजे विल प्ले आयरन मैन, आप लोग क्या कहते हो। तो वो लोग सीधा मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं भाई कोई चांस ही नहीं है, 1% क्या आधा % भी चांस नहीं है भाई। हम लोग वैसे ही तुम नल्लों को पैसे दे रहे हैं, अगर गलती से फिल्म फ्लॉप हो गई तो तुम ये बताओ कि हम कहाँ जाएंगे और तुम कहाँ जाओगे। तुम लोगों का तो कुछ होना नहीं है, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो वो लोग मना कर देते हैं। अब ये बात मार्वल वाले आकर के जॉन फेवरू को बताते हैं। जॉन फेवरू भाई कहते हैं कि अगर आरडीजे इस रोल को प्ले नहीं करेंगे तब मैं इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं करूँगा। बात खत्म। मार्वल वालों का दिमाग फिर से खराब। अब वो क्या करेंगे भाई। जॉन फेवरू भी इस चीज़ को देखते हैं और वो एक आइडिया सोचते हैं। वो क्या करते हैं कि ये खबर लीक कर देते हैं कि आरडीजे इज गोइंग टू प्ले आयरन मैन इन दी आयरन मैन मूवी। अब ये खबर तो झूठी थी, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ था, लेकिन वो बस ये देखने के लिए कि बाहर वाले लोगों का रिएक्शन क्या है, वो बस इस खबर को लीक कर देते हैं। और भाई लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ये बात सुन के कि आरडीजे इज गोइंग टू प्ले आयरन मैन कि एक अलग ही लेवल का क्रेज हो जाता है। अब भाई ये चीज़ इन्वेस्टर्स भी देखते हैं। तो इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि हाँ भाई इस बंदे में बात तो है। उन्हें लगता है कि हाँ शायद चांसेस है कि ये फिल्म चल जाए। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है करवा लो इस बंदे से एक्टिंग। लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क था। वो इन्वेस्टर्स ने तो बोल रखा था कि अगर भाई तुम लोग बर्बाद होते हो, तुम्हारी फिल्म बर्बाद होती है, तो तुम्हारे 10 कैरेक्टर्स जिसके अंदर कैप्टन अमेरिका, थॉर, एंटमैन ऐसे ऐसे नाम थे, उन कैरेक्टर्स के राइट्स हम लोग ले लेंगे। तो मार्वल के पास कुछ नहीं बचता, मार्वल वाले बर्बाद हो जाते बिल्कुल। कुछ छोटे मोटे कैरेक्टर्स थे उनको भी उन लोगों ने दाव पे लगा रखा था। अब भाई फिल्म बननी शुरू हुई। अब जब फिल्म बन रही थी तो बहुत सारी स्टोरीज लिखी गई अलग अलग तरीके की। तो एक स्टोरी के ऊपर आकर के लोग स्टक हो गए कि हम एक काम करेंगे, इसके अंदर इतने 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 सुपर विलन्स रख देंगे। अब ये चीज़ जॉन फेवरू को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने तो आते ही अपने बोर्ड के ऊपर लिख दिया था कि दिस स्टोरी शुड बी प्लॉजिबल, यानी कि इसके अंदर जो भी होगा वो चीज़ ऐसा लगना चाहिए कि रियल है। अगर आप बहुत सारे विलन्स डाल दोगे, बहुत कुछ कर दोगे, तो भाई वो स्टोरी ग्राउंडेड रह ही नहीं जाएगी और फिर लोगों को मौका नहीं मिलेगा ये समझने के लिए कि जो टोनी स्टार्क का कैरेक्टर है वो कैरेक्टर कैसा है। तो मैंने आपको बताया ना, मार्वल उस टाइम पर मजबूर था, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय जॉन फेवरू की कही गई बातों को मानने के। तो मार्वल वालों के अंदर जो कीड़े थे कि बहुत सारे विलन्स रखें, वो उस प्लान को कैंसिल कर देते हैं। और जॉन फेवरू ने जो कहा था कि ज़्यादा विलन्स नहीं रखेंगे, हम लोग बिल्कुल ग्राउंडेड स्टोरी रखेंगे, इस चीज़ का एहसास कि भाई ये बात कितनी ज़्यादा बढ़िया है उनको ये तब हुआ जब 2006 में एक्समैन और 2007 में स्पाइडरमैन 3 आई। उनके अंदर दबा के विलन्स भरे हुए थे और दोनों की दोनों फिल्में कोई अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई थी। तो मार्वल वालों के अंदर ये भरोसा बढ़ते जा रहा था कि हाँ जिस बंदे को हमने काम सौंपा है बढ़िया बंदा है, ठीक बंदा है, काम कर देगा। उसके बाद फिल्म बनी और फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित होती है। फिल्म तकरीबन 180 मिलियन डॉलर्स के बजट में बनी थी, 520 मिलियन डॉलर्स उस फिल्म ने कमाए एंड मार्वल के ऊपर से कर्जा हट गया। उसके बाद फिर मार्वल ने दी इनक्रेडिबल हल्क भी रिलीज़ की और 2009 में मार्वल को वॉल्ट डिज्नी ने खरीद लिया $4 बिलियन के अंदर। और अब क्योंकि मार्वल वॉल्ट डिज्नी के अंदर आ गया था तो जो भी उसके ऊपर कर्जे थे, जो भी लोन था, वो सभी वॉल्ट डिज्नी ने चुकाने चालू कर दिए। और चुकाने चालू कर दिए मतलब एक बार में चुका दिया। अब इस फिल्म के बाद एक दिक्कत आकर खड़ी हुई थी, वो थी टेरेंस हावर्ड के साथ। टेरेंस हावर्ड को $3.5 मिलियन मिले थे मूवी के लिए, वॉर मशीन की मैं बात कर रहा हूँ। और आप जान करके शॉक हो जाने वाले हो कि उस फिल्म के अंदर आरडीजे को मिले थे 500K,
सिर्फ 500K यानी कि $5 लाख। कहाँ $35 लाख, कहाँ $5 लाख, जमीन आसमान का फर्क है। मतलब आयरन मैन की फिल्म में वॉर मशीन ज्यादा पैसे कमा रहा है, जो कि वॉर मशीन अभी बना भी नहीं है, लेकिन वो पैसे ज्यादा कमा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था उस टाइम पर टेरेंस हावर्ड वाज दी शिट, लेकिन आयरन मैन 1 के रिलीज होने के बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाज दी बिग शिट। मतलब अब लोग किसी भी और बंदे को एज आयरन मैन इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। उस टाइम तक आरडीजे टोनी स्टार्क लोग दिमाग में इतना घुस चुका है कि अब उनको अगली फिल्म भी जल्दी से जल्दी चाहिए और उस फिल्म के अंदर भी उनको रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही चाहिए। तो मार्वल वालों को ऑब्वियसली रॉबर्ट डाउनी जूनियर को अगर रखना है तो उनका पे इंक्रीज करना पड़ेगा। अब पे इंक्रीज कैसे करेंगे? किसी का पे डिक्रीज करके। तो वो लोग टेरेंस हावर्ड के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि देखो भाई, अब हम आपका थोड़ा सा सैलरी काटेंगे, हम आपको $1 मिलियन दे सकते हैं, और क्या आप करना चाहते हो मूवी में काम बता दो हमें, या फिर आप जा सकते हो। टेरेंस हावर्ड इस डील को लेने से मना कर देते हैं और उसके बाद हमें सर डॉन मिलते हैं जो कि वॉर मशीन के रोल को प्ले करते हैं, और उन्होंने भी वॉर मशीन के रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले किया है। इट वॉज लाइक कि मतलब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ थी तो मैंने आपको बता दी। बट आप इस कहानी समझिए कि कैसे मार्वल ने रॉक बॉटम हिट कर लिया था और बिल्कुल वो बर्बाद ही हो रहे थे, लेकिन कैसे उस बर्बादी में भी उन्होंने एक रिस्क लिया और आज वो यहाँ पर है जहाँ पर वो हैं, और कैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर की पूरी करियर ट्रेजेक्ट्री चेंज हो गई सिर्फ एक रोल से। लाइक उस बंदे के पास इतना पैसा है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर वो पैसा पानी की तरह बहाए तब भी उसके पैसे खत्म नहीं होंगे, इतने ज़्यादा पैसे हैं उसके पास। और पैसे वैसे छोड़ो, फालतू बातें हैं। कैसे उस बंदे ने अपनी आइडेंटिटी को रीराइट किया है। मतलब वो बंदा कुछ था ही नहीं भाई। मतलब ऑब्वियसली वो ठीक ठाक एक्टर था, बट वो ग्लोबल सुपरस्टार नहीं था, लेकिन अब वो ग्लोबल से भी ग्लोबल सुपरस्टार बन चुका है। उसकी एक झलक देखने के लिए लोग पागल हैं। डूम्सडे की पूरी हाइप इसलिए बनी है कि उसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम प्ले कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, साथ में नरेशन भी पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।